तो सबको पता है आज का टॉपिक, बिना देखे टॉपिक क्या है आज का? डायग्नोस्टिक इम्पोर्टेंस ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, तो टॉपिक के नाम से तुमको क्या समझ में आ रहा है? डायग्नोस्टिक इम्पोर्टेंस ऑफ एंजाइम्स। डायग्नोसिस, एंजाइम्स डायग्नोसिस करने में हेल्प कर रहे हैं। क्या? डिजीज़ को डायग्नोसिस करने में एंजाइम्स हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बायोकेम में, लॉन्ग क्वेश्चन एंजाइम्स के ऊपर। ठीक है, तो एंजाइम्स क्या होते हैं, उसमें सबस्ट्रेट, कोफैक्टर, ये सब एक्सेट्रा सब लोग तुम लोग लिखोगे। तो लास्ट में कंटेंट तुमको यही से मिलेगा, डायग्नोस्टिक एस्पेक्ट, जो मैं तुम लोग आज पढ़ाऊँगा। ठीक है, कौन सा एंजाइम कौन से डिजीज़ को डायग्नोसिस करने में हेल्प करता है। ठीक है, नाम लिखोगे और उस डिजीज़ का नाम लिखोगे। ठीक है, एंजाइम कौन सा है और कौन सा डिजीज़ डायग्नोस करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, ये लिखते जाओगे, नोट करोगे। ठीक है, जो मैं बताऊँगा। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। ये एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन में भी आएगा, शॉर्ट नोट में भी आ सकता है, और तुमसे वाइवा में एग्जामिनर भी पूछ सकता है। ठीक है, तो और इसमें समझने का ज़्यादा कुछ है नहीं, तुमको दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, याद करना होगा। ठीक है, देखो मैं लिख दिया लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, या फिर शॉर्ट नोट भी आ सकता है। ठीक, चलो फिर शुरू करते हैं। एंजाइम्स क्या होता है? एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स। ठीक है, तो ये जो कैटलिस्ट है इसका मतलब क्या है? कैटलिस्ट क्या होता है? ठीक है, वो जो मतलब रिएक्शन होगा, रिएक्शन को फास्ट करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करेगा। ठीक है, विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व इन। ठीक है, assay of enzymes present in blood plasma or serum have been routinely carried out in clinical chemistry laboratories। ये जो एंजाइम्स है ना, ये सब ब्लड प्लाज्मा या फिर सीरम में पाए जाते हैं। ठीक है, और यही हम लोग ब्लड टेस्ट में वही सब एंजाइम्स देख के डिजीज़ को डायग्नोसिस करते हैं। ठीक है, diagnostic enzyme refers to the enzymes that are used directly or as components of the assay system for the determination of number of substances। Changes in the concentrations, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। Changes in the concentrations of various biomolecules are indications of abnormal metabolic activities, infectious diseases, non-infectious diseases and inflammatory conditions। तो फिर ये एंजाइम्स अगर इंक्रीज या फिर डिक्रीज हुआ तो इससे हम लोग क्या समझ पा रहे हैं कि उस पेशेंट में कोई भी डिजीज़ है। क्या डिजीज़? मेटाबॉलिक डिजीज़ हो सकता है, इन्फेक्शियस डिजीज़, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, या फिर इन्फ्लामेटरी कंडीशंस। ये सब हम आगे तुम लोगों को एग्जांपल्स देंगे। ठीक है, फर्स्ट लाइन लिख लो, सेकेंड वाला और लास्ट वाला लाइन लिख लो। ठीक है, और नोट्स को मतलब बहुत कंसाइज वे में लिखना। ठीक है, ताकि तुम लोगों को ये पॉइंट देकर याद आए एग्जाम में, और इसको तुम एग्जाम में लिखो इलाबोरेट करके। ठीक है, अभी ज़्यादा टाइम है नहीं तो जल्दी जल्दी लिखो। ठीक है, हाँ, पहला वाला एंजाइम आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ठीक है, दूसरा सिंपल, पूरा मत लिखो, अपने दिमाग में इस लाइन को पढ़ो, खुद से बनाओ लाइन को कि ये कहाँ मिलते हैं एंजाइम, ब्लड प्लाज्मा और सीरम में। और तीसरा वाला लाइन क्या है? चेंजेस इन कंसंट्रेशन क्या कर रहा है डिजीज़ को डायग्नोसिस करने के लिए। ठीक है, फर्स्ट वाला, उसके बाद सेकेंड वाला और फोर्थ वाला। ठीक है, चेंजेस इन द कंसंट्रेशन। देखो ये हम लोग कैसे करते हैं, टेक्निक्स क्या क्या होता है। एक तो है एलाइजा, समझो ये एलाइजा ही है, एंजाइम लिंक इम्यूनो एसे सिस्टम। ठीक है, एलाइजा, या फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स करते हैं, या फिर आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग। ठीक है, ये सब टेक्निक से हम लोग एंजाइम्स का मतलब पता करते हैं कि कौन सा एंजाइम इंक्रीज या फिर डिक्रीज है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है इसमें बायोकेम में शॉर्ट नोट आ सकता है। ठीक है, लिख लो, इलेक्ट्रोफोरेसिस में शॉर्ट नोट आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, जब कभी पढ़ोगे तो ये देख के तुम लोग को याद आए कि हाँ इलेक्ट्रोफोरेसिस ही पढ़ना है। ठीक है, तो आए तो ऐसा एक डायग्राम और एक भी इजी एक दो डायग्राम है, तुमको बुक में मिल जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस पे शॉर्ट नोट। ठीक है, अब चलो, अब एक करके हम एंजाइम के नाम बताएंगे और वही एंजाइम कौन सा डिजीज डायग्नोस करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, सब मत लिखना, जो मैं बताऊंगा बस वही लिखना है। पहले लिखो LDH, फुल फॉर्म क्या है? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। LDH क्या है? सब लोग साथ में बोलो, क्या है? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंजाइम विच इज़ फाउंड थ्रू आउट द बॉडी। ये कहाँ मिल रहा है? थ्रू आउट द बॉडी में मिल रहा है, और इट इज़ इन्वॉल्व इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। अगर तुम लोग पढ़े हो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म तो इसमें LDH तुमको मिलेगा। ठीक है, मेटाबॉलिज्म के पाथवे में। ठीक है, उसके बाद देखो पहला पॉइंट क्या है, ये तुम्हारा थ्रू आउट द बॉडी मिलता है और ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब कितने टाइप के LDH है? 3 टाइप्स, LDH1, LDH5 एंड LDH3। LDH1, LDH5 एंड LDH3। ठीक है, LDH1 कहाँ कहाँ मिलता है? देखो हार्ट मसल में मिलता है। कहाँ मिलता है LDH1? हार्ट मसल।
RBCs, और कभी कभी किडनी में भी मिलता है, ठीक है। तो सिंपल LDH1 लिखो, एक हाइफन डालो, लिखो कहा हार्ट, दूसरा पॉइंट क्या है RBCs, तीसरा क्या है किडनी, ठीक है, लिख लो। पूरा लाइन मत लिखना, LDH1 हार्ट, दूसरा क्या है RBC, तीसरा क्या है किडनी, ठीक है, ये किडनी का डायग्राम है, ठीक है। LDH1 कहाँ मिल रहा है, हार्ट में, हार्ट मसल में, और किडनी और RBCs, ठीक है। LDH5 कहाँ मिल रहा है, लीवर और स्केलेटल मसल, लीवर एंड स्केलेटल मसल, ठीक है। LDH3 कहाँ मिल रहा है, स्प्लीन, लंग्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, लंग्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड लिम्फ नोड्स, ठीक है, लिख लिया सबने। तो LDH एक एंजाइम है, इसके इंक्रीज होने पे बहुत सारे डिजीजेस डायग्नोज होते हैं, ठीक है, बताऊंगा। ये हो गया। अब LDH का नॉर्मल वैल्यू लिख लो, 180 to 360 यूनिट पर लीटर। ये वैल्यूज जो है तुमसे सच कोई पूछेगा नहीं, ठीक है, लेकिन MCQ में आ सकते हैं। तो एक बार जब पढ़ोगे तो एक बार आंखों से ऐसे मतलब देख लेना, क्या पता MCQ में आ गया और तुमसे आंसर हो गया, ठीक है। लिख लिया 180 to 360 यूनिट पर लीटर। अब दूसरा क्या है, एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसअमाइनेज। क्या है, सब लोग बोलो, एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसअमाइनेज, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, AST। क्या है, AST, एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसअमाइनेज, ठीक है, लिख लो, एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसअमाइनेज, ठीक है, AST। इसका दूसरा नाम क्या है, SGOT। इसका दूसरा नाम क्या है, SGOT। जब कभी तुम लोग लीवर फंक्शन टेस्ट, पता है ना लीवर फंक्शन या LFT के जब डॉक्टर LFT दिया, ब्लड टेस्ट लिया गया, LFT के जो रिपोर्ट्स आते हैं उसमें LDH ऐसे AST ALP लिखा रहता है, तो ये है AST। बहुत सारे रिपोर्ट्स में SGOT भी लिखा रहता है, तो ये AST और SGOT दोनों सेम चीज़ है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, AST और SGOT दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। लिख लिया AST। ये कहाँ मिलता है, मोस्टली टिश्यूज़ में, कहाँ, स्केलेटल मसल में मिलता है, कार्डियक मसल में मिलता है, लीवर एंड किडनी, ठीक है। SGOT या फिर AST कहाँ मिल रहा है, स्केलेटल मसल, लिख लो सब लोग लिख लो, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, लीवर एंड किडनी, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल्स, लीवर एंड किडनी, ठीक है। इट वॉज फॉर्मली नोन एज सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलोएसिटेट ट्रांसफेरेज। ज़रूरत नहीं है, तुमसे कोई SGOT का फुल फॉर्म नहीं पूछेगा, ठीक है, सिंपल याद रखना, एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसअमाइनेज, AST। और AST को दूसरा क्या बोलते हैं, SGOT, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे रिपोर्ट्स में अभी भी SGOT लिखा रहता है, तो वही SGOT क्या है, AST, ठीक है, समझ में आ रहा है ध्रुव, बस ठीक है। चलो अब देखो, जो AST है कौन सा डिजीज डायग्नोस करने के लिए है, इट इज़ यूजफुल इन द डायग्नोसिस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। क्या है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, लिख लो, इट इज़ यूजफुल इन द डायग्नोसिस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। एलिवेटेड AST लेवल्स इज इंडिकेटिव ऑफ डैमेज टू मायोकार्डियम। मायोकार्डियम मतलब, मायो मतलब मसल, कार्डियम मतलब हार्ट, मतलब मसल्स ऑफ द हार्ट, ठीक है। अब तुम पूछोगे सर मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, तो देखो ठीक है, थोड़ा बहुत ये क्या है, ये हार्ट है ना, तो ये हार्ट से क्या हो रहा है, ब्लड पंप हो रहा है पूरा बॉडी पे, ठीक है, ब्लड जा रहा है, ठीक है। अब हार्ट जो पूरा बॉडी में ब्लड दे रहा है, लीवर को दे रहा है, सबको दिख रहा है ना, हार्ट लीवर को भी ब्लड पंप कर रहा है, किडनी पे भी जा रहा है, पूरा बॉडी पे जा रहा है, ब्रेन में भी जा रहा है। तो ये हार्ट जो है इसको भी तो ब्लड चाहिए ना, इसको भी ब्लड चाहिए ना, तो इसमें क्या हो रहा है, इस हार्ट के जो आर्टरीज है इधर से क्या हो, तुम्हारा हार्ट में भी आर्टरीज आते हैं, ठीक है, हार्ट में भी ऐसे ऐसे आर्टरीज आते हैं, एंटीरियर पता है सामने, पोस्टीरियरली, लेटरल पता है ना, एंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल, तो ऐसे बहुत सारे आर्टरीज जाते हैं। अगर उन सब आर्टरीज में कोई ब्लॉकेज हो गया, ब्लॉकेज क्यों हो सकता है, अगर
फैट आ गया, बॉडी में किसी का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, फैट आ गया, तो क्या होगा, आर्टरीज ब्लॉक हो गए। अगर वही आर्टरीज ब्लॉक हो गए तो क्या होगा, हार्ट में ब्लड सप्लाई जाएगा नहीं, और जहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है तो उन मसल्स को क्या होगा, पढ़ो तुम लोग नेक्रोसिस, नेक्रोसिस वर्ड पढ़े हो ना, एपोप्टोसिस के साथ नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है, सेल डेथ। तो अगर आर्टरी से ब्लड जा रहा है, सेल पे नहीं गया, तो क्या होगा, वो सेल खराब हो गया, सेल डेथ हो गया। तो सेल डेथ मतलब क्या, वो मसल खराब हो गया। तो इसी को ही मतलब बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मतलब हार्ट का जो ब्लड वेसल्स है, जो हार्ट को सप्लाई कर रहा है, सही से ब्लड वेसल्स हार्ट को सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, तो फिर जो सेल्स है उनमें सही से आर्टरी गया नहीं, उनमें ऑक्सीजन गया। आर्टरीज में क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो सेल्स में ऑक्सीजन गया नहीं, तो क्या हुआ, सेल डेथ। तो इसको हम क्या बोलते हैं उस डिजीज़ को, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो तुम लोग को बेसिक आइडिया मिला कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन किसको बोलते हैं। आर्टरी में क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, हार्ट पूरा बॉडी को तो ब्लड सप्लाई करते हैं, तो फिर हार्ट को भी करना पड़ेगा। तो वही जो हार्ट अपने ही आपको ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो आर्टरीज है उसमें ब्लॉकेज आ गया है। क्यों ब्लॉकेज आया, कोलेस्ट्रॉल या फिर कोई फैट जम गया, ठीक है। तो क्या है, पेशेंट को क्या है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है, समझ में आया, कोई डाउट, ठीक है। तो अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ तो क्या हो रहा है, सेल डेथ, सेल डेस्ट्रॉय हो गया। तो जो एंजाइम्स है वो कहाँ रहते हैं, वो सेल्स में रहते हैं ना, एंजाइम सेल्स में है। तो वही सेल डेथ होके एंजाइम्स कहाँ आ गया, ब्लड में आ गया, वही सेल डेस्ट्रॉय हो गया। सुन ले, वही जो सेल्स है, सेल्स में एंजाइम्स रहते हैं ना, सेल्स में एंजाइम्स रहते हैं, तो वही सेल्स टूट के एंजाइम्स कहाँ गए, ब्लड में आ गया, ब्लड में आ गया। तो वह जब ब्लड में जब एंजाइम्स आ गए, तो अगर हम लोग ब्लड टेस्ट करेंगे तो एंजाइम का लेवल एलिवेटेड रहेगा। तो वही एंजाइम्स हम लोग को बताएगा कि उस पेशेंट को MI या फिर XYZ डिजीज़ हुए है कि नहीं, ठीक है। ये थोड़ा बहुत कंसेप्ट अभी याद कर लो तो ये तुमको फर्दर फर्स्ट या सेकेंड या सब में काम आएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आज, LDH, AST, SGOT, SGPT, ये सब तुम लोग सेकेंड ईयर में भी पढ़ोगे, थर्ड ईयर में भी पढ़ोगे, फोर्थ ईयर में भी पढ़ोगे, ये सारे नाम आएंगे, ठीक है। ये सब मेडिकल टर्मिनोलॉजीज है, ठीक है। MBBS करने आए हो तो ये सब तुमको पता होना पड़ेगा ही। तुम लोग इन सब का नॉर्मल वैल्यूज तो चलो लिखा रहता है नॉर्मल वैल्यूज रिपोर्ट्स में, ठीक है, लेकिन ये डिजीज़ कौन से डिजीज़ में ये हाई हो रहे हैं तुमको ये पता होना पड़ेगा। जब तुम लोग घर जाओगे, तुम लोग डॉक्टर बन के आ रहे हो, तो तुम्हारे पेरेंट्स तुमको रिपोर्ट देंगे, बताओ इसको क्या है पेशेंट को। तुम रिपोर्ट देके कुछ नहीं बता पाए तो फिर तो बर्बाद हो गए ना 90 लाख रुपये, कुछ तो बताना होगा, ठीक है। तो यही तुमको बता पाएगा। अगर रिपोर्ट में AST ज़्यादा है मतलब उस पेशेंट को MI हो सकता है, ऐसा नहीं कि MI है, MI हो सकता है, मतलब उस पेशेंट के कार्डियक में कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है, या फिर लीवर में कोई दिक्कत है, या फिर किडनी में कोई दिक्कत है। क्योंकि ये सब जो ऑर्गन्स है इनसे क्या निकल रहा है, वो एंजाइम निकल रहा है, ठीक है। कोई डाउट, लिख लिया ये तीनों पॉइंट, ये वाला लिख लो, नॉर्मल रेंज ये वाला लिखना जो मैंने हाईलाइट किया है। मेल्स में कितना है 10 to 40 और फीमेल्स में कितना है 8 to 43 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, ठीक है। जैसे कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया एंजाइम्स के ऊपर, तो तुम लोग जो अप्लाइड एस्पेक्ट मतलब क्या होता है, जो मतलब क्लिनिकली तुम लोग इसे क्यों पढ़ रहे हो, ताकि तुम लोग इसको क्लिनिकली अप्लाई कर पाओ, तो तुम लोग को लिखना पड़ेगा एग्जाम में। तो ये सब लिख के आना, जितना याद रहे, जितना मैं लिखा रहा हूँ, एटलीस्ट एंजाइम के नाम और कोई भी एक डिजीज़ लिखोगे तो ऐसे ही पेज फिलअप होगा, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम में पास होगा, वरना नहीं हो पाओगे, ठीक है। ऐसे तुम लोग को एग्जाम में कंटेंट मिलेगा, ठीक है। वो क्या था, एस्पार्टेट, क्या था, एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसअमाइनेज, AST। दूसरा नाम क्या था, SGOT। अब ऐसा ही ऑलमोस्ट एक है एलानाइन अमाइनो ट्रांसअमाइनेज, सब लोग साथ में बोलो, एलानिन अमाइनो ट्रांसअमाइनेज, शॉर्ट फॉर्म क्या है ALT/SGPT। वही सेम उसका भी दूसरा नाम क्या है, सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसअमाइनेज, ठीक है। SGPT का फुल फॉर्म तुमसे कोई नहीं पूछेगा, मत लिखना, बस सिंपल ALT याद रखो, ठीक है। SGPT क्यों याद रखना, क्योंकि कभी कभी रिपोर्ट्स में SGPT भी लिखा रहता है, तो इसका दूसरा नाम क्या है ALT, ठीक है। तो ये क्या है, फाउंड इन हाई कंसनट्रेशंस इन द लिवर सेल्स, ठीक है। ये लिवर सेल्स में बहुत हाई कंसनट्रेशन में पाया जाता है, ठीक है। जैसे तुम्हारा LDH था, वो भी MI के केस में या फिर कोई भी लिवर डिजीज के केस में ज़्यादा रहता है। उसका तुम्हारा जो AST था वो था MI के केस में, ठीक है। वैसे ही ALT जो है मतलब एलानिन अमाइनो ट्रांसअमाइनेज, L से याद रखना ऑलमोस्ट लिवर का कोई भी डिजीज़ हुआ, ALT है ना इसमें, एलानिन ट्रांसअमाइनेज का फुल फॉर्म क्या था, ALT, ठीक है। L से याद रखना लिवर,
कोई भी लीवर डिजीज़, जैसे कि सीवियर लीवर डिजीज़ में क्या क्या आता है, वायरल हेपेटाइटिस। कोई भी पेशेंट को अगर हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस बी सी डी ई, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ALT का लेवल एलिवेट रहेगा। समझ में आ रहा है? या फिर टॉक्सिक लीवर नेक्रोसिस। नेक्रोसिस समझ में आ गया, नेक्रोसिस सेल डेथ, ठीक है। टॉक्सिक मतलब कोई टॉक्सिक गया, टॉक्सिक में कोई भी मेडिसिन हो सकता है, ड्रग्स हो सकते हैं, कोई भी पॉइजन हो सकता है, ठीक है। तो पॉइजन या फिर ड्रग्स बॉडी में गया, लीवर में गया, लीवर में तो है मेटाबॉलिज्म, लीवर में डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, लीवर पे गया मेटाबॉलाइज होने के लिए, तो वहाँ पे लीवर सही से मेटाबॉलाइज कर नहीं पाया तो लीवर ख़राब हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है? देखो टॉपिक हो सकता है तुम लोगों को लगे कि बोरिंग है, देखो ज़्यादा समझने का कुछ है नहीं इसमें, बस तुमको याद करना होगा। नाम देखो कौन सा डिजीज़ है, आप तुमसे जैसे मर्जी याद करो, खुद से ट्रिक निकालो जैसे भी, ठीक है। तो इसका नॉर्मल वैल्यूज़ भी लिख लो। मेल्स में कितना है 10 to 40 और फीमेल्स में 7 to 35, ठीक है। मेल्स में 10 to 40 और फीमेल्स में 7 to 35 यूनिट पर लीटर, ठीक है। ये यूनिट्स कोई ज़रूरत नहीं याद करने के लिए, मतलब थोड़ा देख लेना, क्या पता एक दिमाग में रह गया और एग्जाम में लिख पाए MCQ। अभी तक कोई डाउट होगा तो पूछ लेना यार, वरना तुम लोग कोई डाउट बताते नहीं हो लेकिन एग्जाम में कुछ नहीं बताते। अब चौथा क्या है, एल्कालाइन फॉस्फेटेज। क्या है, एल्कालाइन फॉस्फेटेज, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म क्या है, ALP। सब लोग साथ में बोलो, क्या है, एल्कालाइन फॉस्फेटेज, ठीक है। हाई लेवल्स आर फाउंड इन लीवर, बोन, प्लासेंटा एंड इंटेस्टाइन। हाई लेवल्स आर फाउंड इन कहाँ, लीवर में, बोन में, प्लासेंटा में और इंटेस्टाइन में, ठीक है। इट इज़ यूज्ड एज ए मार्कर ऑफ कोलेस्टेटिक लीवर डिजीज़। कोलेस्टेसिस का मतलब क्या पूछोगे आप तुम हमसे, कि कोलेस्टेसिस का मतलब क्या है। कोलेस्टेसिस का मतलब है स्टॉपिंग या फिर स्लोइंग, ठीक है। क्या है, स्टॉपिंग या फिर स्लोइंग, ठीक है। तो देखो कोलेस्टेटिक लीवर डिजीज़, लीवर में क्या होता है फॉर्म, बाइल जूस, ठीक है। वो बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, उससे गॉल ब्लैडर से जाके तुम्हें ड्यूडेनम में मिलता है, ठीक है। अब जो गॉल ब्लैडर से जो बाइल जो भी आ रहा है, बाइल जूस आ रहा है, अगर उधर कोई स्टोन फॉर्म हो गया, ठीक है, अगर कोई स्टोन फॉर्म हो गया, छोटा सा स्टोन फॉर्म हो गया, या फिर जो डक्ट है अगर वो पतला हो गया, अगर डक्ट नैरो हो गए, ठीक है, या फिर कोई स्टोन फॉर्म हो गया, तो फिर वो बाइल जूस आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो वैसे ही डिजीज़ को क्या बोलते हैं, कोलेस्टेटिक लीवर डिजीजेस। एग्जाम्पल क्या है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, कोई भी नाम के अगर सफिक्स में ITIS है तो मतलब क्या है, इन्फ्लेमेशन, गुड, ठीक है, इन्फ्लेमेशन। तो प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस मतलब उस जो बाइल पाथवे का इन्फ्लेमेशन हो गया है, ठीक है। क्यों हो सकता है, कोई भी इन्फेक्शन हो गया, स्टोन्स वगैरह फॉर्म हो गए, जिसके कारण क्या है, जो बाइल डक्ट है नैरो हो गया, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो बाइल फ्लो है वो स्लो हो गया है, वो सही से ड्यूडेनम में आ नहीं पा रहा है, तो वो बाइल जो है गॉल ब्लैडर पे या फिर लीवर पे स्टोर होता जा रहा है, ठीक है। तो पेशेंट क्या क्या कंप्लेन करेगा तुम्हारे पास आके, जॉन्डिस के कंप्लेंट्स, फैटिग या फिर इचिंग। जॉन्डिस का डेफिनेशन क्या है, डिस्कलरेशन, कौन सा डिस्कलरेशन, तो बोलो ना, येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, स्क्लेरा और म्यूकस मेम्ब्रेन, ऐसे कुछ था ना डेफिनेशन में, ठीक है। तो पेशेंट क्या कंप्लेन करेगा कि येलोइश, आंखें येलो हो गए, टंग ये सब, हैंड्स पूरे येलो हो गए, ठीक है। फैटिक मतलब थकान, वीकनेस। इचिंग मतलब खुजली, ठीक है। तो अगर कोई पेशेंट आके तुम्हारे पास आके ये सब कंप्लेन करे तो तुम उसको पक्का लीवर फंक्शन टेस्ट कराओगे, क्या पता उसका जो है ALP लेवल हाई आए। समझ में आ रहा है ना, ALP लेवल हाई मतलब तुम क्या गैस करोगे कि उस पेशेंट को जो कोई भी लीवर डिजीज़ है, लीवर डिजीज मतलब उसके लीवर में मतलब क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो सकता है, ठीक है, या फिर प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस। मत लिखना, कोई नहीं पूछेगा। समझ में आ रहा है, ALP लेवल कोई भी लीवर डिजीज में जिसमें कोलेस्टेसिस ऑफ लीवर डिजीज उसमें हाई हो सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, पीछे 44 to 147 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। एग्जाम में बेसिक एंजाइम का नाम और उसका कौन सा डिजीज डायग्नोसिस करने में हेल्प करता है, बस इतने में ही तुमको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। एग्जामिनर विल बी मोर देन हैप्पी। बहुत सारा एंजाइम्स में पढ़ाऊंगा आज, तो 4-5 तो लिख ही पाओगे ना एग्जाम में, लिख लिया। 5th पॉइंट है क्रिएटिन काइनेज, ठीक है। क्या है, क्रिएटिन काइनेज, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म क्या है, CK या फिर CPK भी लिखा रहता है कभी कभी, ठीक है।
ऑल्सो नोन एज क्रिएटिन फॉस्फेटेज, ठीक है। इसको क्रिएटिन काइनेज भी बोलते हैं या फिर क्रिएटिन फॉस्फेटेज भी बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ मिलता है? ये मिलता है हार्ट में मिलता है, स्केलेटल मसल में मिलता है और ब्रेन में मिलता है। कहाँ? हार्ट में मिलता है, स्केलेटल मसल में मिलता है और ब्रेन में मिलता है, ठीक है। लिख लो, जो हाईलाइटेड है बस वही लिख लो, ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट है उसमें ये वाला लिखना बस। तो कैसे लिखना है इसको ऐसे लिखना, CKBB, ठीक है, CKMB ऐसे लिखना, ठीक है, ऐसे लिखना। क्रिएटिन काइनेज BB कहाँ मिलता है? ब्रेन, ठीक है। CKMB कहाँ मिलता है? हार्ट एंड डायफ्राम। और CKMM कहाँ मिलता है? हार्ट एंड मसल। लिख लो, ब्रेन, ठीक है, हार्ट, स्केलेटल मसल एंड ब्रेन, ठीक है। इसको लिख लो। CKBB कहाँ मिलता है? उसमें जो 3 टाइप्स है इसके, ठीक है। जो CKBB वाला टाइप है, B से ब्रेन याद रखना, ठीक है। CKBB कहाँ मिलता है? ब्रेन में। CK और बाकी जो M वाले जितने भी है वो सब हार्ट में मिलता है। B वाला ब्रेन में और M वाला हार्ट में, ठीक है। तो CKMB कहाँ मिल रहा है? हार्ट एंड डायफ्राम। और CKMM कहाँ मिल रहा है? हार्ट एंड मसल, ठीक है। याद रहेगा? अभी तो नहीं रहेगा, जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक याद, ठीक है। इसको घर में जाके दीवार पे चिपका देना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत जगह पे काम आएगा, पूरा थ्रू आउट द ईयर काम आएगा, ठीक है। इसको कहीं दीवार पे चिपका लेना, ठीक है, और इसको रिवाइज करते रहना। तो अब देखो, इंक्रीज प्लाज्मा एक्टिविटीज़, जैसे कि देखो इसमें जो CKMM था, ये सब क्या है? ये सब तो एंजाइम से पता है सब लोगों को, ठीक है, सब एंजाइम से। तो MB क्या था? हार्ट। CKMB अगर निकला ब्लड में आया मतलब हार्ट में कोई दिक्कत है। CKMM हार्ट सब हार्ट से रिलेटेड है। तो अगर ब्लड में CKMB और CKMM दोनों ज़्यादा रहे मतलब क्या? हार्ट सीवियरली ख़राब है, ठीक है। देखो लिखा है इंक्रीज प्लाज्मा एक्टिविटीज ऑफ CKMM प्लस MB, दोनों हार्ट से निकल रहा है ना। CKMM भी हार्ट से दोनों लिखा है और CKMB भी हार्ट से निकल रहा है। अगर दोनों ज़्यादा रहे, इंक्रीज रहे रिपोर्ट में, मतलब हार्ट जो है सीवियरली ख़राब हो चुका है, ठीक है। कोई भी MI के पेशेंट, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जो इमरजेंसी में तुम लोगों को बहुत पेशेंट्स मिलेंगे, ठीक है, एकदम अर्ली मॉर्निंग पेशेंट्स आएंगे, फिर नाइट को भी आ सकते हैं। MI के पेशेंट सबसे पहले हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं, ठीक है। तो इन सब में क्या होता है, सब जो सीरम टेस्ट कराते हैं हम लोग, इन सब में हम लोग जितने भी अभी तक एंजाइम्स पढ़े हैं, अभी तो शायद हम लोग 2 दिन पढ़े हैं हम लोगों ने, AST, ALP, उसके बाद CKMB, CKMM, LDH, ये सब टेस्ट कराएंगे तो ये सब एलिवेटेड दिखाएंगे, ठीक है। ये लिख लो, नॉर्मल रेंज मेल्स में 40 to 250 और फीमेल्स में 30 to 150। टॉपिक सिंपल है लेकिन थोड़ा याद करना हो, ठीक। अब देखो इसमें से बस एक लाइन लिखना, जो CKMB था या फिर CKMM, ये सब क्या हो रहा है? राइजेज एट अबाउट 3 to 4 आवर्स आफ्टर MI, बस इतना लिखो, राइजेज अबाउट 3 to 4 आवर्स आफ्टर MI, फुल स्टॉप। ये 3 से 4 घंटे बाद ही राइज करता है। तो इसका मतलब ये है, तुम्हारे पास हॉस्पिटल में कोई एक पेशेंट आया, ठीक है, इसको तुमने गैस किया कि उसका MI हो सकता है, तुमने ब्लड टेस्ट कराया और उसके तुमने रिपोर्ट में देखा कि CKMB हाई है, मतलब उसका जो MI हुआ है वो 3 से 4 घंटे पहले हुआ है। समझ में आ रहा ना? क्योंकि 3 से 4 घंटे बाद ही तो CKMB राइज हो रहा है। तो समझ में आ रहा है, जो CKMB एंजाइम है वो कब राइज हो रहा है? 3 से 4 घंटे बाद, मतलब पेशेंट को लाने में घर वाले 3 से 4 घंटे लेट कर दिए, ठीक है। अगर पहले आ गया, 1-2 घंटे पहले आ गया, मतलब ये राइज नहीं होगा, ठीक है। तो यही एंजाइम जो है हम लोगों को हेल्प करते हैं कि डिजीज़, मतलब ये MI कब हुआ था, ठीक है, पेशेंट को लेट लाया गया है, ब्रॉट लेट, या फिर जल्दी आ गया, क्योंकि जितना जल्दी आएगा उतना ट्रीटमेंट अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि MI मतलब क्या है? सिंपली समझो हार्ट अटैक, ठीक है, पेशेंट का हार्ट ख़राब हो गया ऑलमोस्ट, तो जितना जल्दी पेशेंट को लाया जाएगा उतना ही सही रहेगा ट्रीटमेंट करने के लिए, ठीक है। और एक नाम सुन लो आज, गोल्ड स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड मतलब कोई भी डिजीज़ का डायग्नोसिस में एक होता है गोल्ड स्टैंडर्ड, एक होता है डायग्नोसिस ऑफ चॉइस, ठीक है। डायग्नोसिस ऑफ चॉइस और गोल्ड स्टैंडर्ड दोनों अलग अलग चीज़ होता है। आज ही चीज़ को दिमाग में बैठा दो। डायग्नोसिस ऑफ चॉइस मतलब है उस डिजीज़ के लिए ये वाला डायग्नोसिस मोस्टली प्रेफर करेंगे, एक डिजीज़ के लिए यही डायग्नोसिस मोस्टली प्रेफर करेंगे हम लोग, इसे बोलते हैं डायग्नोसिस ऑफ चॉइस। और गोल्ड स्टैंडर्ड है बेस्ट डायग्नोसिस, ठीक है। तो जो CKMB था ये इट वाज, मतलब ये पहले गोल्ड स्टैंडर्ड था
एमआई के डायग्नोसिस के लिए। ये क्या था, पहले गोल्ड स्टैंडर्ड, मतलब यही बेस्ट था। उसके बाद क्या आ गया, सीटी आ गया, कार्डियक ट्रोपोनिन आ गया। ठीक है, लिख लो ये वाला जस्ट, समझ में। गोल्ड स्टैंडर्ड मतलब बेस्ट, मतलब यही फाइनल है, यही तुमको बताएगा कि उस पेशेंट को एमआई है कि नहीं। लेकिन ये पहले इट वाज, अभी कौन सा है गोल्ड स्टैंडर्ड, सीटी कार्डियक ट्रोपोनिन, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा। डायग्नोसिस ऑफ चॉइस और गोल्ड स्टैंडर्ड में और एक डिफरेंस है, गोल्ड स्टैंडर्ड जो जितने भी टेस्ट होते हैं वो सब थोड़े कॉस्टली होते हैं। ठीक है, जितने भी गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है वो सब कॉस्टली होते हैं। ठीक है, तो ये सब हम लोग एकदम लास्ट में कराते हैं कि हमने सब टेस्ट करा दिया, लेकिन वो डिजीज़ डायग्नोसिस हम नहीं कर पा रहे, हम कंक्लूजन में नहीं जा पा रहे कि डिजीज़ सही से डायग्नोसिस हुआ है कि नहीं, तब हम लोग कराएंगे गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, इनमें भी एमसीक्यूज बहुत सारे आते हैं पीजी में कि गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा है, डायग्नोसिस ऑफ चॉइस कौन सा है। ठीक है, लिख लिया सबने। अब लिख लो सिंपल, एसिड फॉस्फेटेज, एसिड फॉस्फेटेज लिख लो। लिखा एसिड फॉस्फेटेज, कोई ज़रूरत नहीं है पीएच लिखने का, तुमसे कोई नहीं पूछेगा, सिंपल लिख लो। ये तुम्हारा प्रोस्टेट ग्लैंड में पाया जाता है। कहाँ मिलता है एसिड फॉस्फेटेज, फॉस्फेटेज से थोड़ा बहुत रिलेट कर लेना, कहाँ मिलता है ये प्रोस्टेट ग्लैंड में। ठीक है, और ये कौन सा डिजीज डायग्नोसिस के लिए हेल्प करता है, प्रोस्टेट कार्सिनोमा, कार्सिनोमा मतलब कैंसर। ठीक है, लिख लो एसिड फॉस्फेटेज कहाँ मिलता है, प्रोस्टेट ग्लैंड, कौन सा डिजीज, प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा, जो मैंने हाईलाइट किया प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा। ठीक है, प्रोस्टेट कैंसर। ठीक है, सलमान ये और कहाँ कहाँ मिलता है, लीवर में भी मिलता है, रेड सेल्स प्लेटलेट्स एंड बोन, लीवर रेड सेल्स प्लेटलेट्स एंड बोन, कहाँ कहाँ मिलता है, लीवर रेड सेल्स प्लेटलेट्स और बोन। ठीक, एटलीस्ट एसिड फॉस्फेटेज से इतना तो गैस कर पाओगे कि फॉस्फेटेज पी से फॉस्फेटेज, पी से प्रोस्टेट। ठीक है, ऐसे थोड़ा बहुत याद कर लेना। तो सब ने लिख लिया, एसिड फॉस्फेटेज हो गया। ठीक है, जरूरत नहीं इसका। हाँ, अब लिखो गामा ग्लूटामिल ट्रांसफेरेज, क्या है ये, गामा बोलो, गामा ग्लूटामिल ट्रांसफेरेज क्या है, गामा ग्लूटामिल ट्रांसफेरेज। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म क्या है, जीजीटी, जीजीटी, गामा ग्लूटामिल ट्रांसफेरेज। ये कहाँ कहाँ मिलता है, नाम लिखो हाइफन देखिए, बिलियरी डक्ट्स ऑफ द लीवर, किडनी, पैंक्रियास, और सबसे ज़्यादा मिलता है कहाँ पे, किडनी। बस नाम लिखो कहाँ मिलता है, बिलियरी डक्ट्स ऑफ लीवर, किडनी और पैंक्रियास, और सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, किडनी पे। ठीक है, लिख लिया। जैसे लीवर लिखा हुआ है तो नीचे लिखा हुआ ऑल्सो फाउंड इन हिपेटोसाइट्स, हिपेटो मतलब लीवर, साइट्स मतलब सेल, मतलब सेल्स ऑफ लीवर। ठीक है, वेयर इट्स एंजाइम एक्टिविटी इज इंड्यूस्ड बाय नंबर ऑफ ड्रग्स, मतलब ये है जो एंजाइम है, एंजाइम एक्टिविटी को इंड्यूस मतलब कोई बढ़ा रहा है, कौन बढ़ा रहा है, हिपेटोसाइट्स में ये जीजीटी एंजाइम है हमारा हिपेटोसाइट। ठीक है, अब लिखो मत, सुन लो एक सेकंड, बाद में लिख लेना, टाइम दूंगा मैं लिखने के लिए। सुन ले, हिपेटोसाइट्स कहाँ है, लीवर में है, तो वहाँ पे कौन सा एंजाइम है, जीजीटी, गामा ग्लूटामिल ट्रांसफेरेज। उसको इंड्यूस कौन कर रहा है, ड्रग्स और पार्टिकुलरली अल्कोहल। इंड्यूस कर रहा है मतलब उसकी एक्टिविटी को बढ़ा रहा है, उसके एक्टिविटी को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो बढ़ा तो क्या हो रहा है, अगर कोई पेशेंट तुम्हारे पास अल्कोहल इंटेक करके आ रहा है, ठीक है, एकदम पेट में दर्द ये सब चीज़ लेके आ रहा है हॉस्पिटल में, तो तुम एलएफटी कराओगे तो उसी एलएफटी में जीजीटी इंक्रीज रह सकता है। ये जो प्रोलॉन्ग हिस्ट्री दे रहा है कि तुमने हिस्ट्री लिया कि क्या आप अल्कोहल पीते हो, उसने बोला हाँ सर पीता हूँ, या फिर उसने बोला सर नहीं पीता हूँ मैं, लेकिन उसके रिपोर्ट में जीजीटी हाई है, तो तुम गैस कर सकते हो कि हाँ उस पेशेंट को, मतलब वो पेशेंट प्रोलॉन्ग मतलब क्रोनिक अल्कोहल इंटेकर है। ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे हम लोग झूठ हिस्ट्री को भी, अगर कोई फॉल्स हिस्ट्री दे रहा है तो हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, लिख लो। ऑल्सो फाउंड इन हिपेटोसाइट्स। ठीक है, एंजाइम एक्टिविटी इंड्यूस समझो ना, एंजाइम एक्टिविटी इंड्यूस, किसी ने अल्कोहल लिया तो मतलब ये एंजाइम बढ़ेगा। ठीक है, तो बढ़ेगा कहाँ पे आया, ब्लड पे आया, और भाई हम लोग ब्लड रिपोर्ट में देखें कि जीजीटी का लेवल हाई है। ठीक है, और किसी ने अगर अल्कोहल लिया तो विद लॉन्ग टाइम, प्रोलॉन्ग टाइम में क्या होगा, लीवर खराब हो जाएगा, तो क्या बोलते हैं, लीवर सिरोसिस। क्या बोलते हैं डिजीज़ को, लीवर सिरोसिस। ठीक है, ये सब टर्म से तुम लोग अभी से जानकारी ले लो, लीवर सिरोसिस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ठीक है, कि कोई पूछे तो हाँ ये क्या है, समझ में आया ना, मायोकार्डियल इन्फेक्शन समझ में नहीं आया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन पीछे मैंने क्या बताया था,
अभी पढ़ा, अभी बोला, नहीं समझ में नहीं आया। मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मायोकार्डियम, ठीक है, मसल्स ऑफ हार्ट इन्फेक्शन, ब्लड नहीं गया, ऑक्सीजन कम था, मसल्स खराब हो गए, सेल डेथ हो गया, ठीक है। इतना भी बोल दोगे ना सीधी ब्रीफ में, तोड़ फोड़ के एग्जामिनेशन, हाँ तुमको आता है, तुमसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछ रहा कि हाँ डेफिनेशन बताओ। और ये लिख लो, नॉर्मल रेंज लिख लो, मेल्स और फीमेल्स वाला। समझ में आया? फिर जीजीटी कब इंक्रीज होगा? लिवर सिरोसिस या फिर अल्कोहल इंड्यूस्ड, कोई अल्कोहल पी के आया, ठीक है, अल्कोहल इंड्यूस्ड लिवर डिजीज, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस यस, यस तो बोल पाएगा ना? यस गुड। अब है अमाइलेज। अमाइलेज कहाँ मिलते थे? अमाइलेज कहाँ क्या था? सलाइवरी अमाइलेज, पैंक्रियाटिक अमाइलेज था ना, तो ये सब क्या थे? एंजाइम्स थे ना, थे कि नहीं अब्दुल? तो ये सब कहाँ मिले? फाउंड इन हाई कंसेंट्रेशन इन पैंक्रियास, सलाइवरी ग्लैंड्स। लिख लो, अमाइलेज कहाँ मिलते थे? पैंक्रियास, पैंक्रियाटिक अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। और ये क्या कर रहे थे? टू डाइजेस्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अब देखो, मैंने एक बार क्लास में फिर से जो बताया था, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, पता है सबको। तो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस मतलब पैंक्रियास में इन्फ्लामेशन, अपेंडिसाइटिस मतलब अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो एक्यूट मतलब क्या था? एक्यूट और क्रोनिक, एक्यूट में शॉर्ट टर्म, और क्रोनिक मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन। कितना लॉन्ग ड्यूरेशन किसको पता है? लेस देन 4 वीक्स तो एक्यूट, लेस देन 4 वीक्स, और मोर देन 4 या फिर 6 वीक्स, ईयर्स तक सब क्रोनिक, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, एक्यूट और क्रोनिक। तो ऐसे ही छोटे छोटे टर्म्स याद कर लो अभी से, कि तुमसे कोई पूछे तो बता पाओ, ठीक है। तो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस मतलब अभी कोई किसी को पेट में दर्द हुआ तो एक्यूट में आएगा, क्योंकि लेस देन 4 वीक्स, कोई भी लेस देन 4 वीक्स रहे तो सब कहाँ पे आ रहा है? एक्यूट, ठीक है। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, किसी को याद है पैंक्रियाटाइटिस का कॉज? मैंने क्लास में पढ़ाया था, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म की क्लास में लिखा था, मेरे स्लाइड्स में लिखा हुआ था, याद नहीं है ना? चलो कोई नहीं, लिख लो इसको। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस और एपेंडिसाइटिस के पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेंगे? सीवियर एब्डोमिनल पेन, ठीक है। जैसे एमआई के पेशेंट्स इमरजेंसी में आएंगे, वैसे ही पेट में सीवियर, बहुत ज़्यादा पेट दर्द लेके रोते रोते पेशेंट भागा भागा आएगा इमरजेंसी में, पेट में दर्द। तो तुम पूछोगे कि अल्कोहल का कोई हिस्ट्री था या फिर उसने लास्ट क्या खाया था, ठीक है। तो मोस्टली एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस या फिर एक्यूट एपेंडिसाइटिस होता है, ठीक है। उसमें क्या हो तुमसे इतना नहीं पूछेंगे, लेकिन एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस या फिर एक्यूट एपेंडिसाइटिस, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो उसमें क्या होगा? क्लिनिकल फीचर एब्डोमिनल पेन। उसमें अगर हम लोगों ने टेस्ट कराया, ब्लड टेस्ट, तो उसमें क्या मिलेगा? सीरम एमाइलेज एलिवेटेड, ठीक है। क्या मिलेगा? सीरम एमाइलेज एलिवेटेड रहेगा, ठीक है। देखो लिखा हुआ है, पेशेंट्स विद एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस विल हैव हाई लेवल्स ऑफ एमाइलेज इन देयर ब्लड। समझ में आ रहा है? अगर वो एंजाइम हाई है मतलब उस पेशेंट को एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस है। दोस्तों इसका नॉर्मल रेंज भी लिख लो, 28 to 100 यूनिट पर लीटर, ठीक है। अब जो मैंने उस समय बताया था कार्सी के एमबी में जो गोल्ड स्टैंडर्ड वो था पहले, अभी कौन सा है? कार्डियक ट्रोपोनिन। ये क्या है? कार्डियक ट्रोपोनिन, ठीक है। इसमें लिख लो, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्डियक प्रोटीन। ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्डियक प्रोटीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्डियक प्रोटीन इन्वॉल्व इन डायग्नोसिस। क्या? AMI फॉर एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। AMI क्या है? एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। एक्यूट मतलब जो लेस देन 4 वीक्स, जो अभी हो रहा है, ठीक है। और इसमें से भी बस ये दो लिखना, TNI और TNT, TNI और TNT, ठीक है। इसको ऐसे लिखना, कार्डियक ट्रोपोनिन I एंड कार्डियक ट्रोपोनिन T, इसको ऐसे लिखना, ठीक है। CTNI और CTNT, ठीक है। लिख लिया? अब लिखो ये क्यों? सेम मायोकार्डियल इन्फेक्शन को डायग्नोसिस करने के लिए, बस इतना ही एग्जाम में लिखना है और कुछ मत लिखना। इंपॉर्टेंट कार्डियक प्रोटीन है टू डायग्नोस क्या? मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है। ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, दूसरा पॉइंट। और क्या लिखोगे? CTNI एंड CTNT, बस इतना।
उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लिख लिया सबने? अब है मायोग्लोबिन, ठीक है। मायोग्लोबिन के पास ये वाला लाइन लिखो, इट्स अर्ली अपीयरेंस इन द सर्कुलेशन। जब किसी पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ, जो मैंने बताया था, ठीक है, उस पेशेंट में सबसे पहले जो राइज होता है वो है मायोग्लोबिन। सबसे पहले जो राइज होता है वो है मायोग्लोबिन। क्या है? मायोग्लोबिन। देखो टाइम लिखा हुआ है, विदिन 1 to 3 आवर ऑफ MI। और वो क्या था? 3 to 6 आवर्स। याद है ना? CKMB क्या था? 3 to 6 आवर्स। तो अगर तुमने अभी पेशेंट को, तुम्हारे पास पेशेंट आया, तुमने ब्लड टेस्ट किया और उसमें अगर मायोग्लोबिन हाई तुमको दिख रहा है, मतलब ये जस्ट रिसेंट है, मतलब अभी हुआ है MI, मतलब पेशेंट को उसने बहुत जल्दी हॉस्पिटल में ले आया, तो मतलब उसका जो ट्रीटमेंट है वो तुरंत शुरू कर सकते हैं हम लोग, तो पेशेंट का प्रोग्नोसिस अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो एंजाइम्स है वो हम लोग को हेल्प कर रहे हैं डायग्नोसिस के साथ साथ ट्रीटमेंट को भी समझने के लिए। लेट से हुआ तो ट्रीटमेंट लेट होगा, तो मतलब प्रोग्नोसिस मतलब डिजीज़ का आउटकम क्या है, प्रोग्नोसिस। ठीक है, प्रोग्नोसिस का मतलब है डिजीज़ का आउटकम। ठीक है, अगर जल्दी ले आए पेशेंट को मतलब प्रोग्नोसिस अच्छा, अगर लेट से ले आया तो प्रोग्नोसिस बुरा। ठीक है, नए नए टर्म्स में बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत दिमाग में रख लेना। ठीक है, लिख लिया सबने? मायोग्लोबिन अर्ली अपीयरेंस, डिजीज़ कौन सा? MI, और टाइम 1 to 3 आवर। ठीक है, बस ये 3 पॉइंट लिख लिया। अब और क्या क्या है, सिंपल लिख लो, डी ग्लूकोज इन ब्लड। लिखो डी ग्लूकोज इन ब्लड, क्यों? डायबिटीज मेलिटस, बस डी ग्लूकोज इन ब्लड। ठीक है, क्यों? टू डायग्नोसिस, डी से डायबिटीज मेलिटस याद रखना। ठीक है, डी ग्लूकोज। ठीक है, क्यों क्या डायग्नोसिस करेंगे हम लोग? डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, ऐसे थोड़ा बहुत नाम से कोशिश करना कि एग्जाम में नाम और डिजीज़ लिख पाओ, एग्जामिनर पूछे तो थोड़ा बहुत बता पाओ। ठीक है, मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, कुछ ना कुछ तो लिख पाओगे ना एग्जाम में। ठीक है, और फॉरेंसिक मेडिसिन में क्या यूज़ है? लिख लो DNA फिंगरप्रिंटिंग। फॉरेंसिक मेडिसिन में लिख लो, इन फॉरेंसिक मेडिसिन है, मतलब एंजाइम्स का सिर्फ डिजीज डायग्नोसिस भी नहीं है। ठीक है, DNA फिंगरप्रिंटिंग में भी। ठीक है, मर्डर कर लिया किसी को, जो ड्रॉप्स आए, ब्लड आया, फिर जो भी है बॉडी फ्लूइड, इनसे क्या कर सकते हैं हम लोग? DNA फिंगरप्रिंटिंग। समझ में आ रहा है? तो ये क्या कर रहा है? फॉरेंसिक मेडिसिन क्या हो रहा है इससे? हम लोग कोई भी जो भी है जस्टिस दे रहे हैं हम लोग किसी को। ठीक है, तो ये सिर्फ डिजीज डायग्नोसिस नहीं, इन सब में भी काम आता है। ठीक है, हो गया? लिख लिया सबने? ये वाला स्लाइड मैम ने मना किया था, फिर भी मैं तुमको आइडिया दे दूंगा। ठीक है, इनबॉर्न एरर। इनबॉर्न मतलब क्या समझ में आ रहा है? इनबॉर्न, बॉर्न मतलब इनहेरिटेड। ठीक है, इनहेरिटेड वर्ड सही नहीं है इसके लिए एक्चुअली। इन मतलब फ्रॉम बर्थ। ठीक है, फ्रॉम बर्थ जो है। ठीक है, फ्रॉम बर्थ जो डिजीज़ है उस बेबी में, इसको क्या बोलेंगे? इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये सब डिजीज़ मोस्टली इनहेरिटेड तो नहीं होते। ठीक है, इनहेरिटेड कुछ डिफरेंट वर्ड है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? एंजाइम इज़ नॉट फुल्ली एक्टिव। सिंपल लाइन लिखा हुआ है। क्या है? जो बेबी बॉर्न हुआ है अभी, उसमें क्या है? उसके जो एंजाइम्स है वो फुल्ली एक्टिव नहीं है। एंजाइम जो है इनएक्टिव फॉर्म में उसके बॉडी में है, तभी क्या हो रहा है? उसको कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन, मतलब कोई डिजीज़ उसके बॉडी में है। ठीक है, जो बेबी बॉर्न हुआ है अभी रिसेंटली, उसको क्या है? उसमें जो एंजाइम्स है वो फुल्ली मैच्योर नहीं हुए, जिसके कारण बॉडी में डिफरेंट डिजीजेस हो सकते हैं। ठीक है, और ये हम लोग कहाँ मेजर कर रहे हैं? ब्लड में। ठीक है, तुमको इजी पॉइंट्स मिल रहे हैं एग्जाम में लिखने के लिए। अब ये बताओ, जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन, मैंने पढ़ाया था ना, ब्लैक कलर यूरिन किस में पाए जा रहे थे? बोलो 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 बोलो, सही बोलो, बताओ जोर से। हाँ, पॉर्फाइरिया था, लेकिन वो ब्राउन ब्लैक था ना। हाँ, और ब्लैक किसमें था? एल्केप्टोन्यूरिया। तो बोलो, ठीक है, अभी डरोगे तो अभी तो गलती करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में नहीं करना है। ठीक है, एग्जाम में तो 0 बैठा दूंगा मैं। एल्केप्टोन्यूरिया। कोला कलर कहाँ मिल रहा था? नेफ्रेटिक कुछ था? हाँ था ना, था कि नहीं? माउसी ऑर्डर, फ्रूटी ऑर्डर, कीटोएसिडोसिस। गुड। ठीक है, तो वैसे ही जैसे एल्केप्टोन्यूरिया मैंने बताया था कि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, तो देखो मैं लिखा है, वाइवा में भी पूछेंगे, लॉन्ग में भी आएगा और MCQ में भी आएगा। ये 4 कोई लिखेगा मत लिखना, ये सब मैम पढ़ाएंगे फिर से। फिनाइलकीटोन्यूरिया, कौन सा एंजाइम इनएक्टिव रहेगा या फिर सही से डेवलप नहीं होगा? फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, ये सब तुम लोग को याद करने पड़ेंगे, क्योंकि तुम लोग को एग्जाम में लिखना पड़ेगा ये सब चीज़ें। ठीक है, नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा।
तुम कुछ भी लिख लो आंसर में, अगर ये आंसर एग्जामिनर को नहीं दिखा तो मतलब मार्क्स नहीं मिलेगा। तुम कुछ भी लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एल्केप्टोन्यूरिया, होमोजेंटेसिक एसिड ऑक्सीडेज, गैलेक्टोसीमिया, गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफेरेज, ये लिखना होता है, ठीक है। ये सब नाम कैसे भी मर्जी तुम याद करो, हमें नहीं पता, लेकिन एग्जाम में तुमको लिखना पड़ेगा। अभी मत लिखो कोई भी, ध्रुव मत लिख, वॉन ग्रग्स डिजीज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, ठीक है। ये सब एग्जाम में आएंगे तो इन सब के तुमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब तुम याद कर लो जैसे भी हो। अब एक कंक्लूजन है, लाइपेज पता है ना, एमाइलेज लाइपेज था, ये भी एक एंजाइम है, कहाँ मिलता है, पेंक्रियास में, ठीक है। कौन से डिजीज में इंक्रीज होगा, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस या फिर पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा, ठीक है। एमाइलेज वही वाला चीज़, कहाँ इंक्रीज होगा, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस या फिर डायबिटीज़, ठीक है। ट्रिप्सिन याद है ना, ट्रिप्सिन मैंने पढ़ाया था, कहाँ इंक्रीज होगा, एक्यूट डिजीज ऑफ पैंक्रिया, मतलब वही एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, ठीक है। याद है ना वो फ्लोचार्ट, ट्रिप्सिनोजेन से ट्रिप्सिन है, ये सब बनाना एग्जाम में। अल्कालाइन फॉस्फेटेज, ALP क्या था, अल्कालाइन फॉस्फेटेज याद है, ठीक है। और अल्कालाइन जो फॉस्फेटेज है ये बहुत सारे बोन डिजीजेज में भी हाई रहता है, ठीक है। ALP लेवल, जैसे कि रिकेट्स बोन डिजीज है, ठीक है, आगे पढ़ोगे, जॉन्डिस, किडनी डिजीज, जब क्या होगा, ALP लेवल हाई रहेगा, क्योंकि ये LP कहाँ है, देखो बोन में पाए जाते हैं, ठीक है। एसिड फॉस्फेटेज, P से फॉस्फेटेज ऐसे रखना, ठीक है। तो एसिड, लेकिन एसिड वाला याद रखना, एसिड, इससे कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। एसिड फॉस्फेटेज कहाँ है, प्रोस्टेट, कहाँ इंक्रीज होगा, प्रोस्टेट कैंसर, ठीक है। ये स्लाइड में दे दूंगा किसी को, ठीक है, तो ये दे दूँगा, ग्रुप में दे दिस। तो ये जो है चार्ट पढ़ लेना एटलीस्ट, ठीक है, रिवाइज करने में तुमको हेल्प करेगा। वैसे ही और एक चार्ट है जो AST ALT था, AST कहाँ था, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, ठीक है। ALT कहाँ पे था, वायरल हेपेटाइटिस, ALT, L से वायरल हेपेटाइटिस, ठीक है। एमाइलेज वही एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, क्रिएटिन काइनेज वही CKMB CKBB, ठीक है। CKBB कहाँ पे था, गुड, CKMB और CKMM दोनों हार्ट, ठीक है। अगर ये दोनों इंक्रीज रहे तो CKMB और CKMM मतलब सीवियरली हार्ट इंजूर है, ठीक है। ऐसे ही पॉइंट्स बना बना के लिखना है एग्जाम में, ठीक है। GGT, गामा ग्लूटामिल ट्रांसफेरेज, कौन सा डिजीज था, GGT, थोड़ा याद करो, अल्कोहल इंड्यूस लिवर डिजीज, ठीक है। किसी का ये रेंज हाई रहे तो मतलब वो पेशेंट अल्कोहल लेता होगा, ठीक है। और वही LDH क्या है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज का लिवर डिजीज, ठीक है। क्लियर हुआ थोड़ा बहुत, एग्जाम में लिख पाओगे, आई होप सो लिख पाओगे। चलो, थैंक यू।